हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस का बैकबोन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका कैलकुलस पर अलग ही पकड़ बन जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि लिमिट क्या है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करेंगे, है ना। लिमिट के बारे में बहुत ही बेसिक बातें करेंगे, यानी कि लिमिट कहानी पड़ोसियों की है, कैलकुलस का आन बान शान है लिमिट, और आपकी जिगरी यार है लिमिट। और अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार है ना चैप्टर है ये। अगर आप इसको अच्छे समझते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं कैलकुलस में। मतलब जिगरी यार बनाना है आपको, समझ रहे हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे भी पहले हमें एक चीज के बारे में स्टडी करना होगा। स्टडी ऑफ नेबरहुड, पड़ोसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके घर के भी पड़ोसी होंगे ना, पड़ोसी तो सबके होते हैं, है ना। पड़ोसी देखे होंगे ना कि आपके घर के अगल बगल वाले लोग पड़ोसी कहलाते हैं। ऐसे ही लिमिट के अंदर अगर आपको समझना है लिमिट बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको स्टडी ऑफ नेबरहुड यानी पड़ोसियों की कहानी को समझना होगा, है ना। आप बोर्ड पर अब ध्यान दीजिए, कॉन्संट्रेट करिए, कॉपी कलम को नीचे रख दीजिए और बोर्ड पर कॉन्संट्रेट। और जब मैं बोलूँ लिख लीजिए, या मैं बोलूँगा पीडीएफ से अब लिखने को, तब पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। अब पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बस फोकस करिए बोर्ड पर, ये ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए, यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ नेबरहुड, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए आपको समझाता हूं। सपोज यह एक नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन है। ये जो है ना आपका नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पर हमने बहुत सारे नंबर्स प्लॉट किए हुए हैं, जैसे 0, 1, 2 आगे बहुत सारे आएंगे। इधर प्लस का इन्फिनिटिव है और इधर माइनस का इन्फिनिटिव लिख रखा है हमने, है ना। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होंगे। फिर बीच में हमने मान लिया कि एक 0 है, बीच में हमने क्या मान लिया, 0 है। अब 0 के हल्का सा इधर है ना, 0 के हल्का सा थोड़ा सा बाद क्या आएगा, 0.1 आएगा। मतलब 0 से हल्का सा आगे 0.1 नहीं, 0.00001 होगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0 प्लस, इस 0 का प्लस का मतलब है 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का सा बड़ा, है ना, 0 से हल्का से बड़ा। और ये 0 के जस्ट पहले वाला को क्या बोलेंगे, 0 माइनस। इसका क्या मतलब होगा, 0 से हल्का सा पहले, एकदम 0 से थोड़ा सा पहले, एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 से एकदम थोड़ा सा पहले। और 0 प्लस का मतलब 0 से हल्का सा बाद। जैसे आपको एक और क्लियर करता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लिया। अब 1 के बाद वाला क्या होगा, तो 1 के बाद वाला को हम लोग सूचित करेंगे 1 प्लस से। किससे, 1 प्लस से। और इसका मतलब होगा राइट नेबर, यानी कि राइट नंबर का मतलब मेरा ये है कि 1 से हल्का सा ज्यादा, है ना, 1 से हल्का सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है, ये हल्का सा ज्यादा है आपका, यानी कि एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से हल्का सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, आप समझिए बस। और 1 से थोड़ा सा इधर के बात करूं तो मैं 1 से 1 माइनस बोलूंगा। इसका मतलब होगा कि ये 1 से हल्का सा कम है, यानी लेफ्ट नेबर है। तो उम्मीद है कि आप नेबरहुड का मतलब समझ गए होंगे। नेबरहुड का मतलब कि हल्का सा इधर और हल्का सा इधर, है ना, उसी को हम लोग नेबर बोलेंगे। अच्छा ये बात है सर, अरे हाँ ये बात है। अगर ये बात है तो आगे बताइए हमको और कुछ। तो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन टू लिमिट, और ये इसको आप गांठ बांध कर समझिएगा। पहले ये बताइए आप स्टडी ऑफ नेबरहुड समझ गए कि नहीं समझ गए। तो नॉर्मल इधर हल्का सा इधर और हल्का सा इधर, हल्का सा इस तरफ वाले को, यानी हल्का सा राइट साइड वाले को, राइट साइड वाले को आप बोलेंगे, राइट साइड वाले को बोलेंगे 0 प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप बोलोगे 0 माइनस। मतलब किसी भी नंबर के, जैसे एक बेसिक मैं एक फंडामेंटल एग्जांपल अगर लूँ, जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर एक जनरल पॉइंट ए लेता हूँ। सपोज एक जनरल पॉइंट ए लेता हूँ, जनरल पॉइंट ए लेता हूँ, तो हमें सोच कर बताइए इस जनरल पॉइंट के इस साइड वाले का क्या नाम होगा, और इस जनरल पॉइंट के इस साइड वाले का क्या नाम होगा, जरा हमें सोच के बताइए। तो आपका जवाब आएगा कि सर 0 के मतलब बिंदु जो आप ए लिए हैं उसके ए के उस साइड वाला, यानी आरएचएस साइड वाला जो होगा उसका हम लोग नाम देंगे ए प्लस, और इसका मतलब होगा ए से हल्का सा ज्यादा,
है ना। अच्छा, इस तरफ वाला को हम लोग नाम देंगे a माइनस, जिसका मतलब होगा कि a से हल्का सा कम, जिसका मतलब होगा a से हल्का सा कम। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, अब आ गई है तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिमिट क्या है, थोड़ा समझिए। मैं वापस वही एग्जांपल लेता हूं। एक नंबर लाइन है और एक नंबर लाइन पर एक बेसिक पॉइंट हमने ले लिया जो कि 2 है। इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट ले लिया जो कि 2 है। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, इसके हल्का सा बाद वाला 2 प्लस होगा और इसके हल्का सा पहले वाला 2 माइनस होगा। अच्छा, और 2 प्लस का मतलब क्या, मैंने अभी बताया। 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा या बड़ा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा या बड़ा, हल्का सा ज्यादा या बड़ा, है ना। जैसे क्या मतलब है, तो 2 प्लस का मतलब होगा 2.0001 या 2.0000000001, मतलब समझ रहे हो ना, 2 पॉइंट समथिंग, बट एग्जैक्ट 2 नहीं, एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 से हल्का सा बड़ा और 2 से हल्का सा कम। ठीक है, अच्छा ये बात है। हाँ, अब 2 से इस साइड वाला यानी कि आरएचएस साइड है और ये एलएचएस साइड है ना। अगर हम देखें तो कहने का मेरा मतलब है, ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें कि इधर वाला 2 माइनस जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम। 2 से थोड़ा सा कम का क्या मतलब है, 1.999 या 1.99999, मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं, बट 2 पॉइंट, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, हल्का सा कम। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बात है जी, तो ये तो समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब आपको मैं बताता हूं कि ये समझने का फायदा क्या है। अब देखिए, एक सवाल हम आपको देते हैं। सपोज पहले एक और बात बता दूं कि हम लोग फंक्शन एफ एक्स की लिमिट को, फंक्शन एफ एक्स की लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, मैं आगे लिख रखा हूं, लेकिन अभी आप सुनिए। फंक्शन एफ एक्स की लिमिट को एट पॉइंट ए, है ना, फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एट पॉइंट ए पर कैसे डिनोट की जाती है वो देखिए जरा। तो लिखने का तरीका होगा ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, इसको पढ़ेंगे एक्सटेंडिंग टू ए, आगे मैं इसको बताऊंगा और भी अच्छे से, आप बस इधर देखिए फिर से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये लिखने का तरीका है, लिमिट को लिखने का तरीका है, आगे मैं इसको भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो मतलब अभी बेसिक बताया कि लिखने का तरीका क्या है। अब आगे इधर सुनिए। अब एक सवाल आपको मैं देता हूं, सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और एक्स प्लस 3, ये है। अब इसको सोल्व करना है। तो अभी मैंने बताया देगा सवाल एक, लेकिन आपको सेंस 2 समझना है, क्योंकि इस पॉइंट पर पहुंचने के 2 तरीका है। एक ऐसे पहुंच सकते हैं आप, एक ऐसे पहुंच सकते हैं आप, है ना। यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक उस साइड से यानी एक एलएचएस साइड से और एक आरएचएस साइड से। नॉर्मल सी बात है, मैं बोला कि यहां पर आप पहुंचिए, तो क्या जरूरी है कि मैं ऐसे ही आऊंगा, ऐसे भी तो आ सकता हूं ना। तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के 2 तरीके, अगर हम नंबर लाइन पर बात करें तो। ठीक है, तो 2 पर पहुंचने का 2 तरीका है, एक 2 प्लस से, एक 2 माइनस से, एक 2 प्लस से और एक 2 माइनस से। इसका क्या मतलब है और मैं क्लियर करता हूं। जो 2 प्लस से होकर के हम जाएंगे उसको बोलेंगे RHL, 2 प्लस से जो हम जाएंगे क्लोज उसको बोलेंगे RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। जब हम किसी पॉइंट पर प्लस की ओर से पहुंचे तो उसको क्या बोलेंगे, RHL बोलेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। अभी ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो मजा नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं बुझाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए। अच्छा, 2 माइनस की अगर हम ओर से पहुंचे उस बिंदु पर तो उस लिमिट को बोलेंगे LHL। क्या बोलेंगे, LHL बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। समझ गए। अच्छा ये बात। अब देखिए, आपको एक टेबल बना के मैं और क्लियर करता हूं। जैसे यहाँ पर एक हमने ले रखा है बिंदु, जो जो हमने माना है, यहाँ पर बहुत सारा बिंदु मान सकते हैं, और फंक्शन ले लिया, यहाँ पर फंक्शन x प्लस 3 है, तो मैं लिख देता हूं फंक्शन क्या है सर, x प्लस 3 है, और इस x का वैल्यू बहुत सारा है। मैंने एक बार आरएचएस से पहुंचने का प्रयास किया है इस बिंदु पर, मतलब 2 पर मैं 2 तक पहुंचने का प्रयास किया हूं, एक बार आरएचएस साइड से और एक बार पहुंचने का प्रयास किया हूं एलएचएस साइड से। तो जब मैं 2 पर आरएचएस साइड से पहुंच रहा था तो मैंने वैल्यू रखना शुरू किया 2.01, 2.01, एक बार रखा 2.0001, एक बार रखा 2.0001, एक बार रखा 2.000001,
कहने का मतलब आप देख रहे हैं ना 2 के मैं करीब आते जा रहा हूं। आप देख चेक कर सकते हैं, ये पहले 2.2 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, ये थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। एक टाइम ऐसा आएगा जो एग्जैक्ट 2 हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो एग्जैक्ट 2 हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो सही है। तो ये किस साइड से मैं पहुंच रहा हूँ? आरएचएस साइड से पहुंच रहा हूँ। इसमें किस साइड से पहुंच रहा है? एलएचएस साइड से पहुंच रहा हूँ। देखो 1.9 1.999 देख रहे, दोनों के दोनों 2 की ओर ही जा रहा है। बस जाने का तरीका ये है कि एक वो आरएचएस साइड से जा रहे हैं और एक में एलएचएस साइड से जा रहे हैं, लेकिन दोनों पहुंच रहे हैं 2 ही पर। देखो ना, ये भी 2 की ओर जा रहा है और ये भी 2 की ओर जा रहा है। सोच लो 1.999 2 के बहुत क्लोज है कि नहीं, और 2.00001 भी 2 के क्लोज है कि नहीं है। तो जा तो मैं 2 ही पर रहा हूं, लेकिन 2 तरीका से जा रहा हूं, एक एलएचएस साइड से जा रहा हूं और एक आरएचएस साइड से जा रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस। तो इसको मैंने ना सारे वैल्यूज को फंक्शन में रखा। जब मैं 2.1 को रखा तो यहाँ पर 5.01 आया, अरे गजब। फिर 2.001 को रखा तो 5.001 आया, ऐसे ही रखते गया तो ये लास्ट में 5.00001 आया। फिर जब मैंने एलएचएस साइड से रखा तो देखा 4.9 4.99 4.999 4.4 तो कहने का मतलब दोनों के दोनों स्थितियों में फंक्शन जो है ना पहुंच कहाँ रहा है, किसकी ओर पहुंच रहा है? 5 की ओर। यानी अगर हम इसका आंसर पूछे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब आप बोलेंगे सर इतना तूफान का है काम की, ये भाई डायरेक्ट रख देते आप, 2 में 3 जोड़ता आंसर 5 आ जाता, अभी वो 5 ही होता। अरे भाई यही करना होता तो लिमिट आती क्यों? नहीं आती। अभी मैं दिखाऊंगा कि कहां पर रखना बवाल है। अभी तो आप रख पा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि नहीं रख सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन आप यहां तो रख रहे हैं। अरे हाँ, यहां पर काम चल जा रही है तो रख पा रहे हैं, नहीं चलेगी तो नहीं रखेंगे। तो वो नहीं चलने की स्थिति में ही लिमिट आई है। तो इसका मतलब लिमिट क्या है? तो लिमिट पड़ोसियों का अध्ययन है। देखो पड़ोसियों का अध्ययन, और आंसर वहीं आ गया है ना। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको सवाल आ जाएगा तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे, कुछ और तरीका होगा, वो भी तरीका सीखूंगा, आप घबराए नहीं। आपको मैं बेसिक बात बता रहा हूं कि लिमिट पर किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के 2 तरीका है, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। और जब वैल्यूज को रखोगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर जो 5 है ना, वो एग्जैक्ट जो, देखिए एक लाइन में समझिए, लिमिट का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट नहीं वैल्यू होगा, वो टेंडिंग टू वैल्यू होगा। मतलब हल्का सा पहले होगा, ये हल्का सा बाद में होगा, मतलब हल्का सा छोटा होगा या हल्का सा बड़ा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। देखिए ना, एग्जैक्ट नहीं है ये 5 से हल्का सा बड़ा है, ये 5 से हल्का सा कम है, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? बोलिए यहां तक सही है। अब आगे बढ़ा जाए तो यस, आगे बढ़िए सर। तो अब सुनिए, अब इंपॉर्टेंट वाली बात सुनिए। ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये मतलब है। अब आप हमको ये बताइए कि लिमिट आखिर पढ़ते काहे हैं। तो देखिए लिमिट पढ़ते क्यों है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। लिमिट पढ़ते क्यों है ये थोड़ा समझने का प्रयास करें। यानी कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट कब कैलकुलेट की जाती है, इसके ऊपर अपन समझने की बातचीत करते हैं। तो देखिए, इफ एट x इक्वल टू a फंक्शन इज इनडिटरमिनेंट फ्रॉम फॉर्म देन वी विल कैलकुलेट लिमिट। यानी कि अगर कोई बिंदु दिया जाए और अगर उस बिंदु को अगर आप उस फंक्शन में रखते हो और रखने पर फंक्शन इनडिटरमिनेंट हो जाए, इनडिटरमिनेट हो जाए, तो उस स्थिति में हमें लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर तो नहीं पड़ी थी, क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर डायरेक्ट रख दिए थे। चेक कर लो, यहां पर हम डायरेक्ट भी रखते तो 5 आ जाता। लेकिन यहां पर अगर आपको मैं ये सवाल दिखाऊं और मैं बोलूं कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा 2 पर, मैं बोला कि इस सवाल का आंसर यानी कि जो आपके सामने लिख रखे हैं ना, f(x) बराबर x के पावर 2 माइनस 4 x माइनस 2 का मान बताया। मैंने बोला कि एट x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू बताइए। मैंने बोला कि इस सवाल का मान बताइए कहां पर, x बराबर 2 पर। तो आप जब रखना शुरू किए तो देखिए कि 2 दूनी 4 माइनस 4 है, और वापस देख लिए तो 2 माइनस 2 है, यानी कि क्या आ गया, 0/0 आ गया। अरे ये तो गजब हुई गवा, ये तो गजब हुई गवा। 0/0 तो कोई आंसर ही नहीं है, कुछ आंसर ही नहीं देता है, तो अनडिफाइंड फॉर्म है। तो कहने का मेरा मतलब क्या 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 हो गया, यहां पर तो आंसर नहीं आया, जबकि इसका आंसर आ सकता है। कैसे, किसके आजू बाजू? तो आंसर है 2 के आसपास ये फंक्शन का आंसर दे देगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर इसका आंसर नहीं आएगा।
और यही आजू बाजू का जो आंसर देता है वही लिमिट कहलाता है। यानी लिमिट, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहानी पड़ोसियों की है। यानी कि एग्जैक्ट पर आंसर नहीं देता है, लेकिन आजू बाजू आंसर निकलवाना सिखाता है। कौन? लिमिट। तो देखिए आप यहां पर मान लीजिए ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डोमेन अगर हम पूछें तो आप क्या बताओगे? रियल नंबर में से 2 को हटा दो, है ना। रियल नंबर में से एक्सेप्टेड 2 उसको हटा दो, उसको हटा करके जो आएगा वो डोमेन होगा, क्योंकि 2 रखने पर ये क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जा रहा है। इसीलिए हम इस फंक्शन का डोमेन में 2 नहीं लेंगे। एक फंक्शन के डोमेन में 2 नहीं लेंगे। डोमेन एंड रेंज क्या होता है आप उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, और अगर 11th वाले नहीं देखे हैं तो वो भी समझ जाएंगे मैं जब पढ़ाऊंगा फंक्शन तो, ठीक है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, अब सोचा कि ये 2 पर तो ठीक है नहीं डिफाइन है, लेकिन 2 के आजू बाजू तो डिफाइन होगा ना, 2 के आजू बाजू तो डिफाइन होगा। तो इसीलिए मैंने एक बार 2 प्लस पर डिफाइन करने का प्रयास किया। तो जब मैंने इस 2 प्लस को यहां पर रखा तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 प्लस आएगा लगभग, है ना। 2 के हल्का सा ज्यादा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 से हल्का सा ज्यादा आएगा। तो 4 से हल्का सा ज्यादा में से 4 घटाएंगे तो लगभग 0 आएगा। एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, लगभग 0 आएगा। समझ गए? अच्छा, और इसका अगर हम बात करें 2 प्लस में 2 घटाएं तो लगभग 0 आएगा। लगभग 0, लगभग 0 यानी 0 अप्रोचिंग, और इधर भी 0 अप्रोचिंग, एग्जैक्ट 0 नहीं है। यानी कि इसका तो आंसर, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका तो कुछ आंसर ही नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे? आंसर निकालेंगे, कुछ तरीका सीखेंगे। अभी तो मैं आपको बताया हूं कि लिमिट कैलकुलेट क्यों की जाती है। तो जब कोई फंक्शन के किसी डोमेन पर या किसी पॉइंट पर वैल्यू का मान नहीं निकाला जा सकता, मतलब जो क्वेश्चन है उसका मान नहीं निकाला जा सकता है, तो उस स्थिति में लिमिट का प्रयोग कर हम उसके आजू बाजू वाला वैल्यू निकालते हैं। तो उस टाइम लिमिट कैलकुलेट की जाती है जब फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट होने की ओर जाता है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब आइए समझते हैं कि लिमिट क्या है। व्हाट इज लिमिट? तो मैं वापस सबसे पहले बताऊं लिमिट निकालते किसको है। तो लिमिट ऑफ व्हाट? तो आंसर है साहब फंक्शन की। यानी यहां से कोई पूछे लिमिट किसका निकालते हैं? फंक्शन का। लिमिट किसका निकालते हैं? तो आप क्या बताओगे? फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं दोस्त? फंक्शन का। और लिमिट है क्या आखिर? तो आप बताओगे इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। यह एक फंक्शन का वैल्यू होता है विच इज वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, जो किसी बिंदु के बहुत क्लोज होता है बट एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं होता है। जैसे आपको दिखाया ना 5.001 था या तो 4.99 था, लेकिन एग्जैक्ट 5 था क्या? आंसर है नो। लेकिन अब वो वैल्यू था लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था। वो वैल्यू 5 था लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं था, 5 के आजू बाजू था। तो मैं वही बोल रहा हूं इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। समझे? आगे देखो लिमिट को सूचित कैसे करते हैं। तो LIM या LT द्वारा सूचित किया जाता है। लिमिट को सूचित करने का तरीका क्या है? तो लिमिट को सूचित करने का तरीका है LIM लिख लो या LT लिख लो, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? LIM लिख लो या LT लिख लो। अब मजा आएगा, ध्यान से देखते रहिए, अभी बहुत सारा बात बताऊंगा। आज तो बस आपका मैं न्यू खड़ा करा रहा हूं, कैलकुलस के न्यू मतलब खड़ा करा हूं, जड़ मजबूत करवा रहा हूं, और धीरे 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 आपको मैं पूरा ऊपर लेवल तक लेकर के जाऊंगा। अभी आपको मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं जो कि आपको बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है, उसकी समझ होनी चाहिए। और एक्सटेंडिंग टू एक ए है, इस वर्ड को समझिए। एक्सटेंडिंग टू ए का मतलब होता है एक्स ए का बहुत नजदीक है, यानी एक्स इज वेरी क्लोज टू ए। इसे पढ़ा जाता है एक्स टेंस टू ए, बट हाँ एक्स ए के बराबर नहीं होगा, ये भी समझ लीजिएगा। यानी अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, कोई पूछे एक्स टेंडिंग टू 3 और एक्स इक्वल टू 3 में क्या अंतर है, तो आप कहोगे इसका मतलब ये एग्जैक्ट 3 है। इसका मतलब क्या? ये एग्जैक्ट 3 है, लेकिन एक्स टेंडिंग टू 3 का मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं है। ये 3.00001 हो सकता है या 2.999999 हो सकता है। समझ गए? तो ये हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। तो टेंडिंग टू का मतलब ये है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एग्जैक्ट ए वो नहीं होगा। यहां तक सही है? बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। अब आगे, अब एक दो बात और अगर मैं बताऊंगा अगर आपको तो, और वो बताने लायक ये है कि चलिए यही बात बता देते हैं आपको, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। आइए समझते हैं। देखिए एक फंक्शन दे रखा होगा fx, एक फलन है सपोज, और x बराबर a कोई बिंदु है।
मतलब मान लेते हैं कि एफ एक्स एक फलन है कोई भी और x बराबर a कोई बिंदु है, ठीक है। तो बिंदु पर एफ एक्स के लिमिट को ऐसे सूचित करेंगे या ऐसे सूचित करेंगे। कहने का मेरा मतलब है लिमिट को सूचित करने का तरीका है LIM लिख लो, फिर x टेंडिंग टू जो पॉइंट दिया गया है वो लिख लो और एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है वो लिख लो। आपका सूचित करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। द्वारा सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे? तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, फिर यहाँ पर जो भी पॉइंट है ना उस पॉइंट को यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। लेकिन हाँ, वो डायरेक्ट वो पॉइंट नहीं होता है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट वो नहीं होता है। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट नहीं है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। भले हम लोग आंसर देते हैं वहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो एफ ऑफ ए, तो सोचिए जब एग्जैक्ट नहीं रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए मैं लिखा हूं इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगा ना वो भी एक लिमिटिंग ही वैल्यू होगा, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सर ये चैप्टर ही डुप्लीकेट है क्या? अरे यस यस है ना, लेकिन फिर भी पढ़ना है, एग्जैक्ट लेकर के पढ़ना है, लेकिन लिमिटिंग होगा वो, समझ गए? ठीक है। तो लिमिटिंग, अब लिमिटिंग वैल्यू क्या है? तो भाई लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिटिंग वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है वेयर x इज, और यहां पर जो x होगा ना वो क्या होगा? वेरी वेरी क्लोज टू a बट x डज नॉट इक्वल टू a। x a के बहुत क्लोज होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। हेलो हेलो, इधर a के बराबर नहीं होगा। बोलो सही है? आगे देखो, अब एक और बात सुन लो, यहां तो समझ में आ गया सूचित कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लिमिट हमको समझ होनी चाहिए, यानी कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग हम लोग को आनी चाहिए लिमिट का। अगर ज्योमेट्रिकली अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं लिमिट को, तो इसका मतलब है कि हम लोग पाप कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री रूप से आपको लिमिट समझ में आनी चाहिए कि भाई इसका क्या मतलब है, पूरा क्लैरिटी के साथ। तो देखो, ये मान लेते हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है, और एक फंक्शन है जिसका नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर से x अक्ष है, y अक्ष है, और एक फंक्शन है जिसका नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका ग्राफ मैंने खींचा और इस x अक्ष पर मैंने ना एक पॉइंट ले लिया जो कि a है, x इक्वल टू a, कोई एक पॉइंट ले लिया x बराबर a, ठीक है, x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब x बराबर a लिया तो इसके आपको पता है ना वैल्यू निकालने का तरीका है कि ऊपर जाया जाता है, और यहाँ पर एक पॉइंट मिला, तो पॉइंट मिला तो उसका नाम हो गया f ऑफ a, यानी कि ये जो है ना हम लोग का, ये जो है ना ये, इसका नाम है f ऑफ a। ये जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा है, इसका नाम है f ऑफ a, ठीक है। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो आप बताओगे a, f, a, यही ना बताओगे। जैसे मान लीजिए 2,3 बताते हो ना, तो इसका मतलब क्या? x का 2, y का 3, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी बताओगे a यहाँ पर x का है और f ऑफ a यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि ये जो है फंक्शन वाला जो पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट हमने लिया है, और f ऑफ a क्या है? वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, है ना, a, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखोगे। अब अभी मैं बताया हूं कि लिमिट का मतलब होता है उनके आजू बाजू का अध्ययन करना, क्योंकि एग्जैक्ट पर वैल्यू नहीं आती है। अगर एग्जैक्ट पर वैल्यू हर एक फंक्शन की डिफाइन होती तो लिमिट चैप्टर आती ही नहीं, लेकिन कुछ केसेस में डिफाइन होती है, मतलब रख देने पर डायरेक्ट, तो उस टाइम रख देते हैं, अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम सवाल में डायरेक्ट रखने पर बवाल हो जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, तो इन दैट टाइम वी विल कैलकुलेट लिमिट। तो उस स्थिति में हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं और उसके आजू बाजू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं वहीं x बराबर एक बार a प्लस ले लिया और एक बार इधर x बराबर a माइनस ले लिया। तो जब सोचिए x बराबर a पर बिंदु, मतलब फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a होगा, तो a प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? f ऑफ a प्लस होगा। नॉर्मल सा आपका जवाब आएगा कि अगर x बराबर a पर वैल्यू f ऑफ a है तो x बराबर a प्लस पर वैल्यू f ऑफ a प्लस होगा। सिंपल बात है। अरे भाई x a रखे तो f ऑफ a आया, और यहाँ पर प्लस रखेंगे तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही जब माइनस रखेंगे तो a माइनस कॉमा f ऑफ a माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू है ना, वो नेबर वाला वैल्यू है ना, पड़ोसी वैल्यू है, ये पड़ोसी वाला वैल्यू है। ये कौन सा पड़ोसी है? तो RHS वाला पड़ोसी है। ये भी पड़ोसी है, तो ये कौन सा पड़ोसी है? तो LHS वाली पड़ोसी है ना। ये लेफ्ट हैंड वाले पड़ोसी है लोग और वो राइट हैंड पड़ोसी है। लेकिन दोनों, अब इन दोनों को मिलाकर अब वैल्यू दे देंगे हम लोग, और वो वैल्यू क्या है? f ऑफ a है,
ठीक, अच्छा। तो अगर हम आपसे एक दो अगर बात पूछे, अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, इस बात को अगर आप अच्छे से ढंग से समझे होंगे, तो अगर मैं इसको आपसे पूछूं कि बताइए वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, क्या होगा? यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, तब क्या बताओगे? वैल्यू ऑफ एफ एक्स का पूछा जा रहा है किस पर? ए एक्स बराबर ए पर, तो उसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा। चेक कर लो। अरे भाई, जो पॉइंट रखेंगे उसके बाद फंक्शन में, वही तो आंसर होगा। फंक्शन का आंसर क्या है? एफ ऑफ ए है, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? एफ ऑफ ए। अगर मैं पूछूं वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए प्लस, तो आपका क्या आंसर आएगा? आप कमेंट करिए जल्दी। तो ए रखे थे तो एफ ऑफ ए आया था। तो अगर सोचिए, अगर मैं ए प्लस रखूंगा तो क्या आएगा आपका आंसर? कुछ लोग का आंसर आ गया एफ ऑफ ए प्लस। बहुत सुंदर। ऐसे ही अगर हमको सोच के बताइए कि जब माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, तो आप बताओगे एफ ऑफ ए माइनस आएगा। क्या आएगा? एफ ऑफ ए माइनस आएगा। और यहां से भी अगर मैं वैल्यू रखता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ ए, तो चूंकि ये फंक्शन डिफाइन है इसलिए मैं डायरेक्ट रख देता हूं, क्योंकि कहीं पर ग्राफ ब्रेक किया हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं पर ग्राफ टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पर ग्राफ इनडिटरमिनेट की ओर नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट रख सकता हूं क्योंकि देखिए आपको डिफिनेशन समझाया हो ना कि डायरेक्ट पॉइंट को रख देना है ना, ए को रख देना है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू वो होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं। तो यहां पर जब मैं रखूंगा इसको, तो इसको रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस हो जाएगा। जब इसको मैं रखूंगा तो एफ ऑफ ए प्लस हो जाएगा। तो बस मैंने रख दिया। तो आपने यहां पर क्या देखा? ऑब्जर्व किया वो सुनो। ऑब्जर्व ये किया कि जब मैंने ग्राफ से आंसर निकाला और डायरेक्ट आंसर निकाला तो आंसर दोनों के दोनों मैच कर गया। चेक कर लो, आंसर दोनों का दोनों मैच कर गया। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको डायरेक्ट रख देना है? तो आंसर है मानना तो नहीं है, लेकिन करेंगे हम लोग वही काम। मानेंगे तो नहीं, क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को बन रहा होगा, तो उस टाइम तरीका कुछ और होगा सोल्व करने को, लेकिन हाँ कहीं ना तो कहीं वैल्यू को रखेंगे हम लोग जरूर उसमें। कब? जब इनडिटरमिनेट नहीं बनेगा तब। जैसे आपको मैं बार बार बोल रहा हूं ना, जैसे इस केस में अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है? जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स प्लस टू, इस केस में तुम बताओ फंक्शन कहीं भी अनडिफाइन होगा क्या? इस फंक्शन कभी भी अनडिफाइन होगा क्या? आंसर है नो। मतलब कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, तो इस स्थिति में हम x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट किया तो 2 + 2, इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, और अगर मैं ग्राफिकली इसका आंसर निकालूं 2 से हल्का सा आगे या 2 से हल्का सा पहले का आंसर निकालूं, तो 2 से हल्का सा रखेंगे ज्यादा तो आंसर आएगा 4.00001, और हल्का सा पहला रखेंगे तो 3.999 आएगा। तो लगभग 4 ही आंसर देगा कि नहीं देगा? लगभग 4 देगा। और आंसर भी कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जब फंक्शन डिफाइन होगा तो रखना है, और नहीं डिफाइन होगा तो नहीं रखना है। बात समझ रहे हो ना? एकदम बात बता रहा हूं, उसको समझना बहुत ही यूनिक लेवल का बात है। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिमिट का क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन ये सब जानना जरूरी है आपको। तो ये बात समझ में आ गई कि हम लोग रखेंगे तो जरूर, लेकिन कब रखेंगे? तो आंसर है जब डिफाइन होगा तब रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बात आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक दो बात अब सुनिएगा ध्यान से। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि यदि बिंदु को फलन में रखा जाए और फलन परिभाषित है या हो, तो उस स्थिति में बिंदु रख दिया जाता है। यानी कि अगर आपको एक पॉइंट दिया जाए और उस पॉइंट्स को अगर आप फंक्शन में पुट करो, और अगर आप फंक्शन में पुट कर रहे हो तो फंक्शन अनडिफाइन अगर नहीं हो रहा है या परिभाषित अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में नहीं रखोगे, लेकिन अगर फंक्शन परिभाषित है तो आप रख दोगे। तो देखो, जैसे तुम x + 1 को देखो, ये दुनिया का किसी भी वैल्यू पर अनडिफाइंड वैल्यू देगा क्या या इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा क्या? आंसर है नो। तुम कुछ भी डाल लो इसमें, ये कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा ही नहीं। तो इसलिए मैं 3 को डायरेक्ट पुट कर सकता हूं यहां पर, है ना? तो जब 3 को मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो 3 + 1 आएगा, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और जब मैं इसका ग्राफिकली आंसर निकालूंगा तो वापस 4 ही आएगा। लेकिन अब हम लोग ग्राफिकली बात नहीं करेंगे, अब हम लोग समझ चुके हैं कि कब क्या करना है। मैं बार बार रिपीट कर दूं आपको पुट तभी करना है जब डिफाइन हो फंक्शन। अनडिफाइन के केस में पुट नहीं करना है, तो उस टाइम क्या लिमिट नहीं बनाएंगे, आंसर है बनाएंगे, तरीका कुछ और होगा, मेथड कुछ और होगा। तो अभी आप ये देखिए, अब इस वाले में देखो,
इस वाले में भी चेक कर लो, ये किसी भी मैं वैल्यू को अगर रखता हूं, इसमें किसी भी वैल्यू को मैं रखता हूं तो ये कभी अनडिफाइन होगा क्या? आंसर है नो। तो मैं यहां पर भी रख सकता हूं, तो 2 के पावर 2 रखना है क्योंकि x के जगह पर 2 रखना है, और फिर प्लस 2 के पावर 3 रखना है, और 2 के पावर 2 4 हो गया, और 2 के पावर 3 हम लोग का 8 हो गया। ऐड करेंगे तो आंसर हम लोग का 12 आ गया। ये रहा हम लोग का कंप्लीट आंसर। तो मतलब रख दे रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो आप क्या बताओगे? बताना जरा हमें, इसका आंसर हमको बताइए। आप इसका आंसर हमको बताइए जरा। तो आप इसका आंसर बताओगे सिंपल कि भाई पुट कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर लिखोगे, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 पाई आप लोग का आंसर आएगा। चलिए, बहुत लोग का आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग का क्या आंसर आ गया? 16 पाई आंसर आ गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? कमेंट करिएगा। मजा अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, मतलब हर रोज पढ़ने के लिए बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही अलग लेवल तक का लिमिट पढ़ाऊंगा आपको। अब इसमें भी चेक कर लो, तुम किसी को चीज को भी रख लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं 4 को रख देता हूं, तो यहां से मैं 4 को रखूंगा तो 4 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि x का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत है ना? आज बेसिक बातें कर रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपन बातचीत करेंगे और अपर लेवल की, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये भी बेसिक बातें हैं, और अगर ये सब नहीं आ रही हैं तो आप मतलब बहुत ही फेरा में फंस जाएंगे, है ना। समझ गए? ओके। अब आपको थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट समझा दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट समझा दूं, या इससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं ये कि अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि आपको बिंदु तभी रखना है जब फंक्शन डिफाइन हो, बिंदु तब नहीं रखना है जब फंक्शन डिफाइन ना हो। तो इस स्थिति में तो फंक्शन डिफाइन था तो मैंने रख दिया, लेकिन जब डिफाइन ना हो, जब डिफाइन ना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए एक बात इसको भी समझ लीजिए। तो यदि बिंदु को फलन में रखा जाए और फलन अपरिभाषित या अर्थहीन हो जाए तो उस स्थिति में बिंदु को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रखेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। अब अगर आंसर ही नहीं आएगा तो फिर कैसे मजा आएगा? सोचिए, अगर आप पढ़ रहे हैं रिजल्ट ही ना आए तो मजा आएगा क्या? आंसर है नहीं सर। तो उस स्थिति में कुछ तो करना होगा ना। तो देखिए क्या किया जाता है, तो इस प्रकार के फलन को हल करने के लिए किसी गणितीय क्रिया या लिमिट के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। और वो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो अभी आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल आपको क्लियर करता हूं। जैसे एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट पुट कर रहे हो तो देखो क्या हो जा रहा है। होगा ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो यहां पर 1 - 1 अपॉन 1 - 1, यानी कि क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर 0 अपॉन 0 आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है ना कि इसका वैल्यू जो आएगा ना वो 0/0 आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर ये है? तो आंसर है नो, इसका आंसर ये नहीं है। और आपको पता है ना, इसी टाइम लिमिट कैलकुलेट की जाती है जब फंक्शन इनडिटरमिनेंट की ओर हो चलता है। अभी बार बार बोल रहे हैं सर इनडिटरमिनेंट, ये कौन सा बवाल है? ये कौन से खेत की मूली है? अरे भाई इस पर भी आता हूं, टेंशन नहीं लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है। ओहो, अभी आता हूं, टेंशन नहीं लेने का। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर डायरेक्ट रखने पर भाई प्रॉब्लम है, बवाल है। क्या है? डायरेक्ट रखने पर बवाल है। बवाल, मैं लिख देता हूं बवाल। डायरेक्ट पर क्या हो रहा है? बवाल हो जा रहा है। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं रखूंगा? आंसर है नो। तो कुछ बनाने का तरीका बता दीजिए। अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूं। कैसे? तो कर दूं, बोलिए। चलिए इसको कर दे रहा हूं बनाने का तरीका। अभी आपको मैं डिस्कस वो करूंगा, अभी आप इधर फोकस करिए। वो बनाने का तरीका भी आप सीख जाएंगे। अभी तो मैं आपको फोकस करा रहा हूं कि बिंदु नहीं रखना कब है, रखना कब है। रखेंगे कब? जब फंक्शन डिफाइन होगा। नहीं रखेंगे कब? जब फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म की ओर जाए। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं रख सकता, क्योंकि देखो 2 में से 2 गया तो 0, और ऊपर 2 दूनी 4, 4 6 10, 5 दूनी 10, 0/0 बन गया, तो दिक्कत है। तो कहने का मतलब नहीं रख सकता। तो अब क्या करूंगा सर? नहीं रखूंगा तो अब मैं क्या करूंगा? इसको सोल्व करूंगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैं x² - 2x - 3x लिख सकता हूं, और प्लस का 6 लिख सकता हूं। ये कैसे लिखा आप ज्यादा सोचिए मत,
ये मैंने कैसे लिखा है ज़्यादा मत सोचिए, लेकिन आप ये मैं बता दूं थोड़ा सा गुणनखंड किया इसका, और ये कैसे बनेगा मैं आगे सब सिखाऊंगा, बस आप अभी देखिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा वापस x माइनस 2, और ये हो जाएगा वापस x माइनस 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से क्या हो गया, तो हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और यहाँ से तुम देख लो तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, और ऊपर क्या है तो x माइनस 3 है, और नीचे वापस क्या है x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कंप्लीट खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और ऊपर बचा x माइनस 3। अब तुम देख लो रख करके, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो अब मैं 2 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का बना जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का बना जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का बना जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन आप रखोगे तब जब अनडिफाइंड ना हो या इनडिटरमिनेट फॉर्म की ओर नहीं जाए, लेकिन आप कब रख दोगे, तो जब, है ना, सॉरी, रखोगे कब, जब आपको लगे कि फंक्शन डिफाइन है। नहीं रखोगे कब, जब इनडिटरमिनेट की ओर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ आ गया रखना कब है, नहीं रखना कब है, ये समझ में आ गया। अब हमको आप ये समझाइए कि प्रॉपर्टीज के क्या हैं। तो देखिए आइए आपको प्रॉपर्टी समझाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से माइंड में फिट कर लोगे क्योंकि बहुत सारा काम आने वाला है। मान लेते हैं f(x) और g(x) कोई दो फलन है, इनके आधार पर हम लोग लिमिट के गुण को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। कैसे, तो देखिए अगर लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू a हो और दो फंक्शन अगर सम के रूप में हो, और अगर हमें जरूरत पड़े इसको सोल्व करने का, तो हम अपने जरूरत के अनुसार इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो f ऑफ x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x, है ना। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अलग अलग लिख सकता हूं, मैं अलग अलग लिख सकता हूं। अगर एक ही में सम के रूप में दिया गया है तो मैं अलग अलग लिख सकता हूं, है ना। तो जैसे प्लस में रूल लगा है वैसे ही माइनस में लगेगा। यानी अगर फंक्शन सम के रूप में दिया तो अलग अलग लिख सकते हो, अगर दो फंक्शन आपका डिफरेंस के रूप में दिया है तो उस परिस्थिति में भी आप अलग अलग लिमिट को लिख कर सोल्व कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं इसको सोल्व करूं या उसको सोल्व करूं, बात आपस में सेम ही आएगा, है ना, आंसर आपस में सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर प्रोडक्ट में हो तो उस टाइम भी मैं कर सकता हूं अलग अलग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx, ये कर सकता हूं, मतलब अलग अलग इस टाइम भी कर सकता हूं। और अगर ऐसे हो तो इस टाइम भी कर सकते हैं, यानी इसको भी वापस में लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x। लेकिन कंडीशन ये है कि वेयर gx डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब प्लस में लिखा है तो अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस में लिखा हो तो वापस में अलग अलग लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में भी लिखा हो तो लिमिट दोनों के साथ आ जाएंगी, डिवाइड में भी दो फंक्शन हो अगर तो उस टाइम भी लिमिट दोनों फंक्शन के साथ चली जाएंगी। ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, ये बड़ी लिमिट अजीब है सर, किसी के भी साथ चली जा रही है, हम लोग के साथ भी आएगी क्या? आंसर यस, घर ले जा सकते हो इसके, और इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अरे अरे ये क्या, अच्छा, अब यहां से k को बाहर मैंने कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और f ऑफ x। कहने का मेरा मतलब अगर इसके अंदर कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर खदेड़ सकते हैं, है ना। तो इसको मैं बाहर खदेड़ दिया और उसके साथ में अलग फंक्शन के साथ लिमिट लगा दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ से क्या है कि फंक्शन मोडलेस में है तो मैं लिमिट को भी मोड में ले जा सकता हूँ, यानी कोई और फंक्शन अगर मोड में हो तो टोटली लिमिट को मैं मोड में लिख सकता हूँ, ये है। ठीक है, अगला, अगर फंक्शन के पावर n है तो उस टाइम भी हम लिमिट को अंदर घुसेड़ सकते हैं, लिमिट को अंदर घुसेड़ सकते हैं। माने लिमिट कहीं भी घुस जाती है क्या सर? आंसर यस, आपके चेहरा में भी घुस जाएगी, यस, आप लोग के चेहरा में घुस जाएगी, समझ के रहना। नहीं तो भेजा में घुसवाओ, चेहरा आंख में घुसा हुआ फूट जाएगा आंख। इधर देखो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो उस टाइम भी लिमिट कहीं चले जाएंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, अब इसका होल पावर में भी लिमिट चली जाएगी। अच्छा गजब, ओ हेलो इधर ध्यान दे लो। तो ऐसे मैं कर सकता हूं, मतलब फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन अगर हो तो उस टाइम लिमिट फंक्शन के ऊपर चली जाती है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात हटे बुझाइल। तो ये बात आप याद रखिएगा, समझ में आया जी। अब आगे बढ़े, आंसर है यस,
बहुत ही मजा आ रहा है सर, बहुत ही मजा। अब आइए समझते हैं कुछ और बातें, और वो बातें क्या हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, क्योंकि मैं कब से चिल्लाते आ रहा हूं कि ये इनडिटरमिनेट ये क्या है, कौन से खेत की मूली है, इसको हमको समझाइए। तो देखिए आपको समझाते हैं। आज मैं बस बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर आप, बड़ी क्या बात है। अरे मैं बहकी बहकी बातें कहाँ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब बात अगर आप नहीं याद रखोगे तो आपको लिमिट पर पकड़ नहीं आएंगी, और अगर लिमिट पर पकड़ नहीं आई मज़ा नहीं आएगा, और अगर मज़ा नहीं आया तो आप आगे नहीं जा सकते हो। आप आगे नहीं जाओगे तो हम भी आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपका आगे जाना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। और आप आगे जाने के लिए क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर देखो, एक धोती कुर्ता पहन के उधर ताक रहा है, बहुत मारेंगे, इधर देखो नहीं तो ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, तो टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 है। कौन है वो देख लेते हैं, फिर बताऊंगा क्या है। पहले कौन है वो देख लो, कौन है वो, कहां से है वो आया, चारों दिशाओं में, नहीं बाहुबली देखे है ना, कौन है वो कहां से है वो आया, चारों दिशाओं में जोत सा फैलाया। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 है, 0/0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव इनटू 0। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके ओके ठीक है, अच्छा ये बात है। हाँ, फिर इसके बाद आएगा और 1 के पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर 0 और 0 के पावर 0, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। अब यहाँ पर सीखने वाली समझने वाली 2 बातें और उसको ध्यान रखने लायक है कि नोट 0 आर रिटेन अबव, है ना, जो आपको 0 दिख रहा है इस सब में जो ऊपर लिखा गया है, आर नॉट एग्जैक्ट जीरोस, यानी कि जो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है 0 वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो अप्रोचिंग है ना, 0 को अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0/0 का तो कुछ और आंसर होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोच कर रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और एक और बात, 1 रिटेन इन 1 के पावर इन्फिनिटिव इज द लिमिटिंग 1, ये 1 भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि लिमिट ही एग्जैक्ट नहीं है, तो ये भी तो आजू बाजू के पड़ोसियों का अध्ययन है ना, जो लिमिट है वो पड़ोसियों का अध्ययन है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि यहां पर जो 0 है ना वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, और 1 भी एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो फिर इन्फिनिटिव क्या है सर, अरे ये तो बहुत बड़ा है ना। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहा जाता है। ऐसा कौन सा बवाल खड़ा हो गया मार्केट में जो इसको आप इनडिटरमिनेट बोल रहे हैं। अच्छा जी ये बात है, आइए समझाते हैं आपको ये इनडिटरमिनेट बोलने का कारण क्या है। फिर मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि एग्जाम्पल में ये कैसे कैसे दिखेंगे, ये पहले आपको समझा दूं कि क्यों बोलते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा दिखेंगे कैसे ये, है ना। और एक बात बता दूं आपको सबके क्वेश्चन में, है ना, चलिए पहले मैं वही बता देता हूं फिर बाद में बताऊंगा। हाँ, पहले मैं बताता हूं आपको कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, ठीक है ना। तो देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं ये थोड़ा समझाता हूं। देखिए इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा बताता हूं, या नॉट डिफाइंड में। इनडिटरमिनेट का मतलब है कि जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यानी जिसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब है जिसका आंसर ही नहीं दे सकते हैं, उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लेकिन इनडिटरमिनेट का मतलब है जिसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, भले एग्जैक्ट ना दें लेकिन आंसर दे सकते हैं, है ना। तो नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेट में आपको अभी के अभी अंतर क्लियर कर लेना है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म आखिर इसको बोलते क्यों है। लिमिट जिगरी यार है मेरा, इसलिए इधर देखिए, समझ गए। तो इसको देखो, 2 लड़के हैं, एक है मोनू एक है सोनू। ओह गजब सर, मोनू सोनू किधर है भाई, आजा। ये लहलहाते लहलहाते बादल में जब वर्षा हो रही थी तो बाहर खड़े थे, और इन लोग का माइंड बड़ी शांत था, और ये लोग कुछ बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो इसी में मोनू और सोनू के बीच में वार्तालाप होती है, और वार्तालाप कुछ इस तरीके से होती है कि मोनू बोलता है कि
इसका वैल्यू बताओ सोनू से। तो सोनू बोलता है कि ये तो आसान है, तुम क्या कर दो, 0 रख दो, है ना, 0 रख दो, x की जगह पर 0 प्लस रख दो और नीचे भी x की जगह पर 0 रख दो और इसका आंसर बता दो। तो मोनू ने बोला, अरे यार तू गजब कर ही दिया, अरे तू गजब कर दिया, तू क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे। तो मोनू ने बोला, मतलब सोनू ने बोला मोनू से, तो फिर तू क्या सोचा था। तो मोनू बोलता है कि मैंने सोचा था कि क्यों ना इसको कटा दूं और इसका आंसर 1 बता दूं। ओके ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ओके, दूसरा वाला एग्जांपल में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा हल्का सा बड़ा 0 आ गया मान लो, और नीचे भी 0 प्लस है, वापस वही आ गया, वापस वैसा ही आ गया। तो अब की बार फिर से बोला मोनू ने कि मैं सोच रहा हूं अब की बार 2 से x वापस कटा दूं, तो आंसर अब की 2 आ जा रहा है। ऐसे ही तीसरा वाला बार में भी हुआ कि 0 एक ने पुट किया तो अब वापस 0 प्लस बन गया, और एक ने काट दिया तो वापस 3 आ गया। एक ने वापस वही काम किया, 0 प्लस कर दिया और ये थोड़ा सा 0 प्लस कर दिया, तो एक ने काट दिया तो इसका आंसर -4 आ गया। फिर जब दोनों सोचते 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 एक फाइनल बात पर ये पहुंचे, यार ये तो गजब हुई गवा, ये तो गजब हुई गवा कि एक बार आंसर 0/0 का 1 आ रहा है, एक बार आंसर 2 आ रहा है, एक बार आंसर 3 आ रहा है और एक बार आंसर -4 आ रहा है। ये क्या हो गया, ये तो गजब हुई गवा, ये तो गजब हुई गवा। तो इस स्थिति में बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या इसका आंसर नहीं बताएंगे, आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे, अरे बताएंगे भाई, टेंशन क्या लिए हो। तो कुल मिलाकर इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इसकी वैल्यू कब क्या आ जाए, कोई गारंटी नहीं कि इसकी वैल्यू कब क्या आ जाए, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, नहीं, कभी आज, कभी कल, कभी है ना, कभी 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 पता नहीं कब। ठीक है, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका आंसर कभी क्या आ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी 1, कभी 2, है ना, कभी 3, कभी -4, कभी कुछ आंसर क्या बात पता, किसी से भी पूछ, उसको पता ही नहीं। तो क्या इसका आंसर नहीं आएगा, आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, तो उसके लिए भी तरीका होगा, वो भी मैं बात करूंगा। तो आप समझ गए इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसका आंसर कभी क्या आएगा पता नहीं है, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जा रहा है ना। तो अभी थोड़ी ना हम कुछ का आंसर कुछ दे सकते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलने का कारण क्या, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे इसमें भी देख लो, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं। तुम यहां पर इन्फिनिटिव रखो, तो जब रखोगे तो यहां पर इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव आएगा, बहुत अच्छी बात। और इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव मतलब समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट इन्फिनिटिव नहीं है लेकिन समझ रहे हो ना। अब एक ने बोला कि भाई तू काट के भी बता सकता है इसका आंसर 1, ओके। एक बोल रहा है ये, एक बोल रहा है ये। एक ने बोला कि वापस तू इन्फिनिटी पुट कर दे, यहां पर भी पुट कर दे, और एक ने बोला कि तू काट दे तो आंसर 2 आ गया। अरे ये तो गजब बोल रहा है, सब भी बवाल मचा रहा है सब। एक बोल रहा है कि तू फिर वापस तू काट दे भाई, और एक बोल रहा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिख दे, एक बोल रहा है कि 4 आंसर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, एक बार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का आंसर 1 आ जा रहा है, और एक बार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का आंसर 2 आ जा रहा है, और एक बार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का आंसर 4 आ जा रहा है। तो इसीलिए हम बता नहीं पा रहे कि इसका आंसर है क्या वास्तव में। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हम इसको क्यों बोलते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म इन सबको बोलने के पीछे का रीजन ये है कि कभी भी कुछ भी वैल्यू आ जा रहा है, इसलिए हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। तो क्या इसका आंसर कुछ भी लिख देंगे, आंसर है नो, एक पर्टिकुलर आंसर लिखा जाएगा, और वो कैसे लिखा जाएगा वो आपको समझाया जाएगा। आप इधर ध्यान दीजिए, हेलो इधर ध्यान दो, ओके। अब सवाल है कि सवाल में दिखेंगे कैसे सर, अभी तो दिख रहे हैं, सवाल में कैसे दिखा छे बताइए हम कुछ, कैसे दिखा छे ये, तो अभी बता रहा हूं, टेंशन न लिया, ठीक है। तो दिखेगा कैसे ये सवाल में हम लोगों को, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अबे यार टेंशन क्यों लेता है, मैथ विजन वाले सबका छक्का छुड़ा दे, है ना। तो इधर देखो, तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए लिमिट का क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम होगा आपका चेक फॉर्म ऑफ लिमिट।
पहला काम, क्योंकि हर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने का डिफरेंट वे है। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का डिफरेंट वे है, अलग अलग तरीके हैं। तो फर्स्टली यू शुड ट्राई टू चेक फॉर्म्स ऑफ लिमिट। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को ठग रहे हो। तो हमेशा याद रखना, इन ऑल द एग्जाम्पल ऑफ, है ना, इन ऑल द एग्जाम्पल वी चेक फॉर्म्स ऑफ लिमिट। हर एक एग्जाम्पल में पहले लिमिट चेक करना होगा। मैं आपको एक छोटा मोटा चीज चेक करके दिखा रहा हूं, फिर बड़े बड़े अच्छे सवालों में भी चेक करेंगे। अभी तो मैं आपको खड़ा करा रहा हूं, बस खड़ा कराना सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि लिमिट क्या है। सोचो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं, लेक्चर खाली दे रहा हूं कि लिमिट क्या है, कैसा दिखती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, ग्राफिकल अप्रोच क्या है, अलजेब्राइक अप्रोच क्या है, बहुत सारा चीज बताया। लिमिट पुट कब करना है, कब नहीं पुट करना है, ये सब चीज बता रहा हूं। इतना जान जाओगे ना, कहीं भी रगड़ दोगे, कहीं भी रौंद दोगे। तो देखो इधर, फिर जेई के सवाल भी फोड़ेंगे। अब 0/0 फॉर्म कैसे दिखेगा आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए एक सवाल आया sin x/x, सब में लिमिट लगी होंगी, खैर है ना, ऐसे लिमिट लगी होंगी तो आप टेंशन में नहीं रहोगे। ऐसे लिमिट लगी होंगी तो आप टेंशन में ज़्यादा नहीं रहोगे, ठीक है। ऐसे लिमिट लगी होगी, मैं लगा देता हूँ वापस, ठीक है। ऐसे लिमिट लगी होगी या ऐसे लिखा होगा तो उससे आप टेंशन में नहीं रहोगे। तो यहाँ पर आप देख लो अगर ध्यान से देखना है तो देखो, यहाँ पर जैसे सवाल आया एक आपके सामने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, और आपको इसको बोल दिया गया सोल्व करो। इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बस सिखा रहा हूँ कि लिमिट चेक कैसे करते हैं, फॉर्म चेक कैसे करेंगे। तो तुम देख लो इस x को, मैं बार बार एग्जैक्ट x नहीं है, मैं इस यहाँ पर x को पुट किया। तो जब मैं पुट करूंगा, थोड़ा सा इधर देखिएगा, थोड़ा सा इधर, जब मैं पुट करूंगा तो साइन 0 और नीचे भी 0 है, और ये 0 एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोचिंग है। तो जब साइन 0 का वैल्यू है तो 0 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं, इसलिए 0 को अप्रोच करता हुआ वैल्यू आएगा, और ये भी 0 को अप्रोच करता हुआ वैल्यू आएगा। यानी ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन गया। तो कहने का मतलब चेक करने का तरीका है, चेक करोगे कैसे, डायरेक्ट पुट करके। क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें डायरेक्ट पुट कर दोगे और आपका फॉर्म चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया तो साइन 0 आ गया, तो उसका फॉर्म चेक करके मैंने बता दिया 0/0 है। बहुत सुंदर। यहाँ पर इन्फिनिटिव पुट किया तो tan इन्फिनिटिव, और tan मतलब π/2 पर, इन्फिनिटिव नहीं है, ये π/2 है। थोड़ा सा सुनिएगा, x का वैल्यू π/2 पर पुट करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू tan π/2 है ना, पुट करना है। तो tan π/2 पुट किया तो हमने देखा कि इन्फिनिटिव आ गया, बहुत अच्छी बात। tan 3π/2 यानी कि करूंगा तो वापस इन्फिनिटिव आएगा। यानी कैसा फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी फॉर्म बना कि नहीं बना। या बचपन से पढ़ा है कि tan 90 डिग्री अनंत होता है और tan 270 डिग्री भी अनंत ही होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक और एग्जाम्पल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला दिखाता हूं, सब इनडिटरमिनेट फॉर्म का मैं एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। सातों, जैसे ये सवाल आएगा, अब मान लीजिए इसमें x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो देखिए 2 - 2 तो 1/0 माने इन्फिनिटी आ गया। क्योंकि आपको पता है ना कि भाई 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है सर। और यहाँ पर भी तुम देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया तो 0, और 1/0 माने अगेन इन्फिनिटिव आ गया। तो यहाँ से कौन सा फॉर्म बन गया, वापस ये हम लोग का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो गया। और ये भी कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म बन गया। यस, तुम इसको भी देख लो, इधर रखो तो cos यहाँ पर cos π/2, x की जगह पर π/2 पुट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट चेक करने के लिए आपको पुट करना होगा, और उसके बाद कैसे बनेगा वो बाद की बात है। लेकिन अभी आप याद रखोगे, चेक फॉर्म चेक करने के लिए आपको पुट करने होंगे, लिमिट को, जो पॉइंट दिया है उसको पुट करना है फंक्शन में। तो मैं cos π/2 पुट किया तो हमने देखा cos π/2 हम सभी को पता है कि कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और tan π/2 पुट किया तो देखा इन्फिनिटिव हो गया। यानी कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटिव इंटू 0 का फॉर्म है। बहुत अच्छा, चेक करने का तरीका समझ आ रहा है। बताइए, चेक करने का तरीका समझ आ रहा है ना, पुट कर दोगे डायरेक्ट चेक करने में, ठीक है। अब देखिए इसको 1 के पावर इन्फिनिटी वाला, तो ए लिमिट x टेंडिंग टू 1 है मान लीजिए, और x के पावर ये है, तो यहाँ पर x की जगह पर आप 1 टेंड करोगे, पुट करोगे तो 1, और ये 1 - 1 यानी कि 0, 1/0 माने इन्फिनिटी आ गया कि नहीं आ गया। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये भी आप इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है, 1 के पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। इसमें तुम देख लो, लिमिट यहाँ पर मैंने पुट किया इसको, tan इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी
tan पाई बाई 2 कितना होता है इन्फिनिटी, और cot पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो इन्फिनिटी पावर 0 है, तो इन्फिनिटी पावर 0 का फॉर्म भी एग्जांपल मैंने दिखा दिया। फिर 0 के पावर 0 दिखाता हूँ, तुम साइन 0 को पुट करोगे तो 0 आएगा, ऊपर भी 0 आएगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट 0 ये सब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर आपको मैंने दिखाया कि फॉर्म चेक कैसे करते हैं। तो फॉर्म चेक करने का तरीका क्या है, फॉर्म चेक करने का तरीका ये है कि आप को जो भी सवाल दिया जाएगा उस सवाल में आप डायरेक्ट पॉइंट को रखोगे, और डायरेक्ट पॉइंट को रखने के बाद देखोगे कि क्या आ रहा है। तो पहला काम तो आपको होगा कि चेक करना है फॉर्म, तो ये आप कर लोगे, उम्मीद है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके जरा हमें बताइए क्या आपको क्लियर है कि फॉर्म चेक कैसे करना है। तो आंसर है यस सर क्लियर है। क्या आप बोलेंगे तो आपको डायरेक्ट लिमिट पुट कर देना, मतलब पॉइंट पुट कर देना है, और उसके बाद बता दोगे कि हाँ ये है, ठीक है ओके। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ लिमिट की। लिमिट के थोड़ा प्रकार के अपन बातचीत करते हैं, काइंड्स ऑफ लिमिट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट। जो लिमिट है ना वो 2 प्रकार की होती है। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और दूसरा होती है राइट हैंड लिमिट यानी RHL होता है। हेलो हेलो चेक, इधर देखो मैंने क्या बोला, 2 तरह की लिमिट होती है, एक LHL लहल, ओहो लहल, अच्छा, एक होता रहल, अच्छा लहल रहल, यानी LHL और RHL। LHL कब बोलेंगे तो लेस देन हो, RHL कब बोलेंगे जब ग्रेटर देन हो। इस पर भी मैं अभी और भी आगे बातचीत कर रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से जरा। यानी मैं बोल रहा हूं कि लिमिट 2 तरह की होती है। लिमिट कितने तरह की होती है साहब, 2 तरह की होती है। पहला x ग्रेटर देन a तो RHL निकालेंगे, और लेस देन a बोला जाएगा तो LHL निकालेंगे। और RHL का मेरा मतलब होगा a प्लस। RHL का मतलब होता है, RHL का मतलब क्या मैंने समझाया कि हल्का सा ज़्यादा। RHL का मैं मतलब क्या समझाऊँ, हल्का सा ज़्यादा, तो a प्लस। इसको जब आगे एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखोगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखोगे और a प्लस h लिखोगे ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अभी आप ये मत समझिए कि क्या हो रहा है, बस आप लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस लिखा हुआ है और f ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसको आगे कैसे लिखोगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और a प्लस h क्या है, बहुत ही छोटी पॉइंट है, क्वांटिटी है, ठीक है। और x लेस देन a हो तो उसको LHL बोलोगे। लिखने का तरीका क्या है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, ठीक है। यानी कि प्लस लिखोगे जब प्लस होगा, जो माइनस लिखोगे तो माइनस होगा, ठीक है। और दोनों ही स्थितियों में h टेंडिंग टू 0 करा देना है। दूसरी बात, आज से कोई बोले कि ग्रेटर देन है कहीं पर फंक्शन में दिया हुआ, तो आप RHL निकालोगे, और अगर लेस देन लिखा हुआ मिले तो आप LHL कहोगे, निकालोगे। और अगर ग्रेटर देन भी मिल जाए और इक्वल टू भी मिल जाए तो आप RHL निकालोगे और f ऑफ a का वैल्यू निकालोगे। और अगर लेस देन और इक्वल मिले तो उस टाइम आप LHL भी निकालोगे और f ऑफ a भी निकालोगे। और अगर नॉट इक्वल टू मिले, डज नॉट इक्वल टू मिले, तो LHL और RHL दोनों निकालोगे, दोनों निकालोगे। यहाँ तक सही है। तो बस मैंने आपको सिखाया कि लिमिट दिखता कैसे, बस। अब आगे, अब आपको एक लास्ट बात आज के क्लास का समझा रहा हूं, और वो क्या है सुनिएगा। आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, यानी कि लिमिट जो है ना कब एग्जिस्ट करेगी, कब उसका अस्तित्व होगा, अपन समझने का प्रयास करते हैं। यानी लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x कब एग्जिस्ट करेगी, कब उसका अस्तित्व होगा। तो एक लाइन में याद रखिएगा, लिमिट एग्जिस्ट तब करेंगी जब LHL, RHL और f ऑफ a का वैल्यू तीनों अगर सेम आए, तो इन दैट टाइम हम लोग उस स्थिति में बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इसका क्या मतलब है, देखिए मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज LHL का वैल्यू 2 आ गया और यहां पर RHL का वैल्यू 3 आ गया, तो तुम क्या देख रहे हो, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो मैं यहां पर बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहां पर लिमिट भाई एग्जिस्ट नहीं की, LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहां पर तुम देख लो LHL भी 2 आया है, माइनस का 2, और RHL भी तुम देख लो माइनस का 2 ही आया है, यानी मैं यहां पर बोलूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। क्यों, क्योंकि LHL और RHL का मान बराबर है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेंगी, तो जब LHL और RHL का मान समान आएगा तो उस टाइम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और जब समान नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं की, ठीक है। अब तुम और एक चीज देख लो, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x विल एग्जिस्ट इफ LHL मतलब RHL एट
x इक्वल टू ए और LHL एट x इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू। और हाँ, फाइनाइट वैल्यू को इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के भी बराबर हो जाए, ऐसा भी नहीं है, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो उस स्थिति में बोलेंगे कि एग्जिट कर रही है। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि f ऑफ a प्लस इक्वल टू f ऑफ a माइनस इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू, या ये भी तरीका मिल सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x के। कहने का मेरा मतलब ये है कि LHL को लिखने का तरीका और RHL को लिखने का तरीका ये है। देखिए RHL को लिखने का तरीका ये है, आप RHL को या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। और RHL को लिखने का तरीका यूं है, आप इसमें से कोई भी तरीका अपना सकते हो, या तो f ऑफ a माइनस लिख लो, या तो लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x लिख लो, या तो तुम लिख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h लिख लो। तो इतने सारा तरीका है लिखने का, क्या? तो इतना सारा तरीका है लिखने का आपका LHL का, ठीक है ना। और एग्जिट कब करेगी? तो जब दोनों बराबर होंगे तब। तो चलिए, हम लोग बहुत सारा बातचीत किए, अब आपको मैं कुछ और बातें बताता हूं, और बाकी की बातें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखाया? तो मैंने आपको सिखाया लिमिट के बारे में, पड़ोसियों का अध्ययन सिखाया, पड़ोसी क्या है, स्टडी ऑफ नेबरहुड समझाया, ग्राफिकल मीनिंग समझाया लिमिट का। तो लिमिट का मतलब क्या है? तो आंसर है भाई, इसके अड़ोस पड़ोस का वैल्यू को ज्ञात करना, फाइंड करना। लिमिट कब कैलकुलेट की जाती है? तो जब कोई भी फंक्शन इनडिटरमिनेट की ओर चलता है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं लिमिट। एक और बात कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं? 7 होते हैं, और उन 7 पॉइंट्स को आप याद कर जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वहां से ही अब गाड़ी शुरू होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी, और इसके बारे में भी आगे और भी डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी लगभग 10-15 क्लास के बाद, कि लिमिट एग्जिट कब करती है, इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। अभी आपको शॉर्टकट बताया हूँ कि LHL और RHL अगर बराबर आए तो लिमिट एग्जिट करती है, नहीं तो नहीं करती है। इसका PDF कहाँ मिलेगा सर, ये भी बता दीजिए। तो चलिए, इस पर भी हम आ जाते हैं कि लिमिट का इसका PDF वगैरह वगैरह कहाँ मिलेगा, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको PDF के लिए क्या करना है, पहले मैं बता दूं, हम ये जो बैच लाए हैं वो क्लास 12 के लिए लाए हैं, 11th के लिए भी, आप 11th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। 11th वाले देखेंगे जिनको फंक्शन मतलब पहले से पढ़ लिए होंगे, पूरा 11th क्लास का है ना, ट्रिगो का नॉलेज होगा, हर एक चैप्टर का नॉलेज होगा, तभी आप चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा, और वीडियोस का नोट्स मिलेगा, मतलब टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, होमवर्क एंड सॉल्यूशन एंड मेरी मोर, बहुत भी चीज़ मिलेंगी, और भी मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। फिर थोड़ा सा मैं बता दूं, इस बैच को हमने नाम दिया है तहलका बैच, 22-23 सेशन के लिए। और ऑफलाइन के बारे में मैं बता दूं, ऑफलाइन मैथ विजन चलता है क्लास सेम नेम से, और इसके 2 ब्रांच हैं। ब्रांच नंबर 1 बजाज शोरूम वाला गली में कतीरा आ रहा है, और दूसरा ब्रांच प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़हनी भोजपुर है। और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6206489771 पर। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास 11 का बैच स्टार्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि क्लास 11 का अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अभी ऑफर पा सकते हैं, जल्द ही एडमिशन आप करवा लें, दोनों जगह में से कहीं भी जहां आप पढ़ना चाहते हैं। तो अपने फ्रेंड्स से जल्द ही बताया करिए आप लोग कि बैच स्टार्ट है 11th का। और आपको नोट्स चाहिए या वीडियोस और भी चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, DK शर्मा मैथमेटिक्स ऐप, प्ले स्टोर से जाकर के। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं PDF लेना तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं वो भी पीछे बताया हूं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ विजन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, मैं आपको आज के लिए इतना ही रखूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो और ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।